देखिए आपका ये सेक्शन 8 चल रहा था आपका पुलिस एक्ट में, यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 8 पढ़ाई जा रही थी प्रमाण पत्र के बारे में। और इसके बाद आपका 8A बताया गया था कि आपका जो नागरिक उड्डयन कार्मिक है, आपका उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है। और आपका किसके द्वारा? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी द्वारा। इसके बाद आपका ये बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी नहीं रहता है, यानी कि इस्तीफा दे देता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो उसका विधिक कर्तव्य है कि वह प्रमाण पत्र, साज सज्जा इत्यादि को वापस कर दे अधिकारी को। और नहीं करता है तो ये धारा 28 में दंडनीय था। और 28 आपका दंड पूछा जाता है। कल बताया गया था 200 रुपये तक का जुर्माना या 6 माह तक का किसी भी भांति का कारावास, यानी कि सश्रम या सादा, या दोनों, ये याद रखना है। इसके बाद सेक्शन 9 से क्वेश्चन बनता है, पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 9 त्याग पत्र पर रोक लगाती है कि त्याग पत्र का नियम बताती है। तो यह धारा त्याग पत्र का नियम न बताकर त्याग पत्र पर रोक लगाती है। दूसरा क्वेश्चन, क्या किसी पुलिस अधिकारी को बल में बने रहने के लिए बाउंड किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर कोई पुलिस अधिकारी त्यागपत्र देना ही चाहता है तो इसके लिए दो तरीका है। वह तरीका भी याद रखिए, एसपी या उसके ऊपर के अधिकारियों को वह 2 माह पहले सूचना दे। यही क्वेश्चन आपका बनता है कि कितने माह पहले सूचना देनी पड़ती है? 2 माह। और ये अधिकारी अनुमति दे दें त्याग पत्र की, या बिना सूचना के भी आप त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी क्या दे हो जाए? सहमत। यानी कि अगर आप बिना सूचना के त्याग पत्र देकर नौकरी छोड़ देते हैं या बिना वरिष्ठ अधिकारियों अनुमति के ही। देखिए आपका तो बेयर एक्ट की भाषा भी आपको कवर करनी है। वैसे ज़्यादातर जो चांस रहता है कि कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, तो आपका 2 मास रट कर जाइए। आइए सेक्शन 9 देखा जाए। पुलिस अधिकारी बिना इजाज़त या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे, यानी कि जब तक जिला अधीक्षक या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्ततः अनुज्ञा न दे दे। कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्यों से अपने को प्रत्याहृत, यानी कि रिवोक या वापस करने के लिए, या जब तक कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्यागपत्र देने के आशय की लिखित सूचना 2 मास के अन्यून अवधि के लिए न दे दे, बिना जिला अधीक्षक की इजाज़त के त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र न होगा। स्वतंत्र न होगा का मतलब कि जबरदस्ती उसे बल में जा सकता है। तो त्यागपत्र कैसे अगर देना चाहता है तो दे सकता है। तरीका, या उसके ऊपर के अधिकारियों को पहले सूचना दे, सूचना लिखित में दे, और ये लोग आपका इजाज़त दे दे। और दूसरा तरीका है कि सूचना न दे, लेकिन एसपी क्या दे दे? इजाज़त, कि चलो तुम त्याग पत्र दे दो। तो बिना सूचना के भी दे सकता है। दो तरीका है, अन्यथा इसके अलावा किसी तरीके का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब समस्या ये आई कि बिना इन तरीकों का प्रयोग किए हुए वह नौकरी छोड़कर चला गया,
तो ऐसी दशा में क्या परिणाम होगा, तो वह दंड का भागी होगा। और सेक्शन याद रखिएगा 29, यानी कि अब जो सेक्शन यहाँ से गवर्न होगा, वह बिना इजाज़त के त्याग पत्र देकर भाग गया तो सेक्शन 29 के तहत वह न्यायिक कार्यवाही की जाएगी, विभागीय नहीं। ये न्यायिक दंड है, न्यायालय में मुकदमा चलेगा और न्यायालय इसके लिए इन्हें क्या देगा, सजा। विभागीय दंड जो दिया जाता है कल बताया गया सेक्शन 7 में और 28 और 29 में, ये न्यायिक दंड है, न्यायालय देगा, मुकदमा चलेगा। इसके बाद 9 के बाद धारा 10, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, एक तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनता है कि किस धारा में ये कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अपने पुलिस के कर्तव्यों को करेंगे, अन्य कामों में नहीं लगेंगे, यानी कि व्यापार और वृत्ति कोई अन्य नहीं करेंगे, तो सेक्शन 10 में कहा गया है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किसकी आपका लिखित सहमति लेकर ये लोग अन्य नियोजन में लग सकते हैं, तो वह भी याद रखना है, महानिदेशक या महानिरीक्षक यानी कि डीजीपी या आईजी। तीसरा मॉडल यहाँ बन सकता है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी बिना आईजी या डीजीपी की लिखित सहमत के बिना अन्य नियोजन में लगता है तो वह किस धारा के तहत दंड का भागी होगा, तो 29 के तहत होगा। और किस धारा के तहत, तो धारा 9 का उल्लंघन करना भी धारा 29, धारा 10 का उल्लंघन करना भी कौन सी धारा, 29। धारा 10 से भी क्वेश्चन बना है, थोड़ा सतर्क रहना, जितने क्वेश्चन मॉडल बन सकते हैं 3। फिर एक बार इसको देखिए दोबारा, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, ये की धारा में बताया गया है 10 में। दूसरा आपका किसकी लिखित अनुज्ञा से यह अन्य कार्य भी कर सकते हैं पुलिस के अलावा, दे देगा पुलिस महानिदेशक, दूसरा पुलिस महानिरीक्षक, तीसरा दोनों, इनमें से चौथा इनमें से कोई नहीं, तो दोनों अनुज्ञा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर ये बिना अनुज्ञा के अन्य नियोजन में लग गए तो ये परिणाम क्या होगा, तो ये दंड के भागी होंगे। और किस धारा में दंड के भागी होंगे, तो आपका धारा 29। अगला धारा 11 रिपील है। तो अब जितनी धाराएं निश्चित हैं फिर हम बता दें, धारा 6 हैं, 11, 38, 39, 40, 41 6 धाराएं रिपील हैं। और कल मॉडल बताया गया था, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, कई बार बना है। एक मॉडल बनता है कि कौन सी धारा रिपील है, 4 धारा देगा और 4 में से इन 6 धाराओं में से एक ऑप्शन देगा और 3 ऐसी धाराएं देगा जो निरसित नहीं है। फिर दूसरा मॉडल कौन सी धारा निरसित नहीं है, ये तो आपका बता दिया गया, कौन सी धारा निरसित हैं, ये भी मॉडल, यानी कि या तो नकारात्मक क्वेश्चन या सकारात्मक, दोनों प्रकार के क्वेश्चन इस विषय पर बन चुके हैं। जो भरमाता है ज़्यादा वह आपका 41-42 में भरमाता है और इधर 37-38 में। तो फिर एक बार लिस्ट याद रखिए, 38, 39, 40 और 41 ही रिपील हैं, धारा 37 और 42 रिपील नहीं है। यहीं आगे पीछे थोड़ा दे देगा कि कौन रिपील नहीं है, तो और तो 6 और 11 तो सभी लोग याद किए हैं। तो आइए अब 12 देखा जाए। धारा 12 जो एक लाइन का क्वेश्चन बनता है कि महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 12 में दी गई है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि डीजीपी या आईजी किसके किसके लिए नियम बना सकते हैं, तो वह लिस्ट आपको देखनी है। पुलिस का वर्गीकरण से लेकर साज सज्जा आपूर्ति इत्यादि के लिए नियम। एक क्वेश्चन आपका बनता है अच्छा कि
पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक नियम बनाते हैं तो किसके पूर्वानुमोदन से आपका राज्यपाल की राज्य सरकार भाई अच्छे से तैयार रखिए, किसके पूर्व अनुमोदन से ही ये लोग नियम बना सकते हैं? तो आपका जवाब रहेगा ये राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन। अब क्वेश्चन आपका जो वर्तमान में बन रहा है रूल पर, वह आपका बन रहा है 3 क्वेश्चन याद रखना है। एक सेक्शन 2 का सेकंड पैराग्राफ कि जो सबऑर्डिनेट पंक्ति के पुलिस अधिकारी हैं, तो फिर एक बार याद रखिए ये छोटे वाले अर्थात सबऑर्डिनेट पंक्ति के पुलिस अधिकारी कौन कहे जाएंगे, इसकी परिभाषा धारा 1 में लास्ट में हमने बताया था, जो पुलिस उपाधीक्षक के क्या हो नीचे। तो इनकी सेवा शर्तों के बारे में रूल बनाया जाता है और ये रूल कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट की धारा के तहत 2 के तहत। और पुलिस का वर्गीकरण इत्यादि साज सज्जा कैसे हो, इसके लिए नियम डीजीपी या आईजी बनाते हैं धारा 12 में, लेकिन किसके पूर्व अनुमोदन से पूछा जाता है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार इस कानून को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए आपका नियम बना सकती हैं, और नियम बना सकती हैं वह सेक्शन 46 में दिया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम बना रखा है जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश रेगुलेशन, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम या उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861, जिसमें टोटल हमने बताया था 4 भाग हैं। भाई याद करिएगा कितने भाग हैं? 4। इसके बाद आपका अध्याय कितने हैं? 37। और पैरा कितना है? 554। ये किस धारा का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने रेगुलेशन बनाया है? 46। 3 धाराएं एक साथ पढ़िएगा। धारा 2 राज्य सरकार किसके लिए? निचले वालों के लिए नियम। डीजीपी और आईजी नियम बनाते हैं तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कैसे पुलिस बल नियुक्त होगा, वर्गीकरण इत्यादि, ये धारा 12। और राज्य सरकार इस कानून को अच्छे ढंग से इन्फोर्स के लिए नियम बनाती हैं, वह 46 में जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनने का चांस है। 12 के बाद आ जाइए, अब 13, 14 और 15 आ जाना है। इधर से भी क्वेश्चन बनता है आपका 13, 14, 15 से भी आपका क्वेश्चन बनता है। फिर 15 ए से भी क्वेश्चन बनता है। फिर आपका 16 से भी, यानी कि इधर की धाराओं से आपका क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन धारा 13, 14 और 15 में, 3 धाराओं में आपका माने किसी अशांत क्षेत्र में आपका बल की नियुक्ति की जाती है, माने आपका अशांत क्षेत्र नहीं भाई, इसमें जो है पुलिस बल लगाया जाता है या तो व्यक्तिगत मांग पर या स्वेच्छा से, या डिस्टर्ब एरिया है तो उस एरिया में तो अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जाएगी डिस्टर्ब एरिया में। तो आपका इसके लिए भी क्वेश्चन बनता है। फिर व्यक्तिगत मांग पर पुलिस बल की नियुक्ति, ये धारा 13 में। और आपका नहर रेल इत्यादि हैं वहाँ धारा 14 में। और डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है तो 15 में। आपका तीनों धाराएं अलग अलग हैं। और खर्चा कौन देगा इन पुलिस अतिरिक्त पुलिस बल का, ये भी ध्यान में रखना है। तो आपका खर्चा कौन देगा, अलग अलग धाराओं में अलग अलग प्रावधान मिलेंगे। अब आइए एक पहली धारा शुरू किया जाए 13, हेडिंग जरूर याद रखिए और 2-3 टेक्निकल बातें वही आपका दिमाग में बैठाना चाहिए। वैसे ज़्यादा चांस रहता है 15 ए का, ज़्यादा जो 99% इजर चांस है। 13, 14 भले थोड़ा आपका कम पूछा जाता है, लेकिन 15 और 15 ए से
सदैव एक क्वेश्चन बना है। जैसे धारा 7 से एक क्वेश्चन बनता है, तो आइए धारा 13 देखा जाए भाई आपका। व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, तो पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, उप महानिदेशक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिदेशक, सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के लिए जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन रहते हुए, तो पहला तो आपका ये पूछा जाता है धारा 13 में कि कौन कौन प्राधिकारी हैं जो अतिरिक्त पुलिस मने व्यक्तिगत खर्चे पर अतिरिक्त पुलिस बल को नियोजित कर सकता है। तो एसपी और उसके ऊपर के सभी अधिकारी। पहला नियम, यानी कि जो पुलिस अधीक्षक हैं और उसके ऊपर के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, आपका एडीजीपी, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, इन सबको क्या है, सहायक आईजी, डीआईजी, इन सबको अधिकार हैं कि व्यक्तिगत खर्च पर अतिरिक्त पुलिस बल को क्या कर दें, नियोजित। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बना है वह ये बना है कि धारा 13 के तहत जो व्यक्तिगत खर्च पर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति होती है, आपका वह किसके साधारण निर्देशन के अधीन की जाएगी, राज्य सरकार के, जिला मजिस्ट्रेट के, राज्यपाल के। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, तो किसके साधारण निर्देशन के अंतर्गत होगी, डीएम के, यानी कि अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिला मजिस्ट्रेट के, स्पष्ट लिखा है, जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए एसपी या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत खर्चे पर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति किसी स्थान में कर सकते हैं। अब अगला शब्द देखिए, अभी आपका समाप्त नहीं हुआ, दो तीन और इसमें टेक्निकल बातें आती हैं परीक्षा में, एक एक करके फिर देखिए। जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन रहते हुए यह विधिपूर्ण होगा। विधिपूर्ण मतलब होगा माने वैध होगा, सही होगा, सही माना जाएगा कि वह उसकी आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन बना कि धारा 13 के तहत अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त किया जाता है, तो आवेदन पर किया जाता है कि स्वेच्छा सुमोटो या स्वप्रेरणा से वरिष्ठ अधिकारी करते हैं, स्वप्रेरणा से नहीं। आपका क्या करना पड़ेगा, आवेदन, तो कोई व्यक्ति एप्लीकेशन दे एसपी या उसके ऊपर के अधिकारी को, और तब आपका कह सकते हैं कि अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति हो सकती है। तो एक उदाहरण लेकर चलिए, ये एक व्यक्ति है, एसपी या ऊपर के अधिकारियों से यह आवेदन करता है कि हजूर इस जिले के अंदर किसी स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए आपका अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति आवश्यक है, अतः आप अतिरिक्त पुलिस बल की आपका नियुक्ति करिए। तो किसको आवेदन देगा, एसपी या एसपी के ऊपर के अधिकारियों को। अगर अतिरिक्त बल ऐसे आवेदन पर आपका उस स्थान में नियोजित कर ही दिया गया है, तो यहाँ दो क्वेश्चन और बनता है कि ऐसा जो अतिरिक्त बल होगा वह किसके आदेशों के अधीन होगा, तो पुलिस अधीक्षक या एसपी के। और दूसरा क्वेश्चन, ऐसे अतिरिक्त बल का जो खर्चा होगा वह कौन वहन करेगा, वहाँ के निवासी कि राज्य सरकार की आवेदनकर्ता। किस पर होगा खर्चे का भार, आवेदन करता। भाई स्पष्ट लिखा है, ऐसा बल किसके आदेश के अधीन होगा, एसपी के कंट्रोल में होगा। और इनका खर्चा किससे वसूला जाएगा, तो जो व्यक्ति एप्लीकेशन दिया है कि शांति की स्थापना के लिए जरूरी है कि अतिरिक्त बल की क्या की जाए, नियुक्ति। अब परंतुक महत्वपूर्ण है, और परंतुक आपका इसलिए महत्वपूर्ण है
कि अब उदाहरण से देखिए, यहाँ से भी समय याद रखिएगा। धारा आपका 13 में, ए के आवेदन पर किसी स्थान में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित कर दिया गया, तो यह अतिरिक्त पुलिस बल जितने दिन उस स्थान में रहेगा उसका खर्चा ए द्वारा ही वहन किया जाएगा। लेकिन ए मांग कर सकता है कि ऐसे पुलिस बल को अब हटाया जाए, और मांग करेगा तो सूचना देगा एसपी या एसपी के ऊपर के अधिकारियों को। तो कितने माह पहले सूचना दे? 1 मास। और अगर 1 मास के बाद भी ये बल हटाया नहीं जाता तो 1 मास के बाद वह खर्चा देने से मुक्त हो जाएगा। लेकिन कितने माह तक खर्चा देना ही होगा, भले वह एप्लीकेशन दिया है कि हटाया जाए 1 मास। जैसे 1 जनवरी को एप्लीकेशन दिया तो 30 जनवरी तक तो खर्चा देना ही होगा अगर पुलिस बल अधिकारी नहीं हटाते। लेकिन 1 मास के बाद इस पर उस पुलिस बल के खर्चे का कोई दायित्व नहीं होगा। ये तो भाई जहाँ जहाँ समय हो एकत्रित भी करते रहना है। धारा 9 में त्याग पत्र कितने दिन पहले देना था? 2 मास। और धारा 13 में कितने मास पहले आप, माने धारा 13 में 1 मास है कि 1 मास पहले वह सूचित करे कि बल को क्या किया जाए, हटाया जाए। ये समय याद करके जाइएगा। 1 मास बाद उसका कोई दायित्व होगा कि नहीं? नहीं होगा। अब बताइए, धारा 13 में व्यक्तिगत खर्चा पर जो अतिरिक्त पुलिस बल आपका माने नियुक्त किया गया है, यह आवेदन पर किया गया है कि स्वेच्छा किया गया है? आवेदन पर। किसके साधारण निर्देशन में? डीएम के। कौन करेगा? एसपी या इसके ऊपर के अधिकारी। और खर्चा कौन देगा? आवेदन करता। इसके बाद 14 आ जाइए। रेल या अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति, यहाँ आवेदन नहीं किया जाएगा। यहाँ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ही केवल अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति करेंगे, और इस अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति के लिए जो खर्चा होगा वह जो वसूला जाएगा उस वाणिज्यिक समुत्थान या रेल इत्यादि के प्रबंधक पर। तो यहाँ एप्लीकेशन नहीं देना है, सभी अधिकारी नहीं नियुक्त कर सकते, तो केवल किन किन जगहों पर? तो आइए धारा 14, रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति। तो जब कभी रेल, नहर या अन्य लोक कर्म या कोई विनिर्माणशाला या वाणिज्यिक समुत्थान यानी कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी देश के किसी भाग में चलाई जाए या क्रियाशील हो, और महानिदेशक एवं महानिरीक्षक को यह प्रतीत होता है, तो पहला याद रखिएगा कौन सा अधिकारी है जो धारा 14 के तहत रेल इत्यादि स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति कर सकता है। तो 13 में अलग प्राधिकारी एसपी से लेकर उसके ऊपर तक, 14 में सब नहीं है। कौन है? केवल बड़े वाले हैं ज़्यादा, और बड़े वाले में 2 हैं, आपका डीजीपी या आईजी। सभी नहीं, सतर्क रहना है। देखिए, कर्म विनिर्माणशाला या समुत्थान में नियोजित व्यक्तियों के आचरण से या यह आशंका है कि हंगामा हो सकता है, तो ऐसे स्थान में अतिरिक्त पुलिस बल नियोजित करना आवश्यक है। ये आपका किसको लगता है? डीजीपी और आईजी को। तो डीजीपी और आईजी बिना किसी के एप्लीकेशन दिए ही राज्य सरकार की सहमत से ऐसे अतिरिक्त बल की नियुक्ति रेल, नहर इत्यादि स्थानों पर कर सकते हैं। धारा 13 से कोरिलेट करते रहिए। क्या धारा 13 के तहत जो व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित होता था अतिरिक्त पुलिस बल, क्या वह राज्य सरकार की सहमत से होता था कि बिना सहमत के ही होता था? बिना सहमत के होता था। खर्चा कौन देता था? आवेदन करता। 14 में राज्य सरकार की सहमत क्या है? आवश्यक। और
कौन कर सकता है? डीजीपी या आईजी सतर्क रहेगा। किसकी सहमत से करेंगे? राज्यपाल की, राज्य सरकार की, राज्य सरकार। और ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्चा उस विनिर्माणशाला या जो व्यक्ति उद्योग धंधा चला रहा है उसी पर होगा, उससे वसूला जाएगा। तो यहाँ आपका 14 हो गया। 15 आ जाइए। विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि जो एरिया डिस्टर्ब एरिया है उसमें अतिरिक्त पुलिस बल यानी कि पुलिस की संख्या को बढ़ाना। यहाँ से आपका कोरिलेट कर लीजिएगा। आपका एविडेंस की धारा 111 ए, पहले वो देखिए तब इस धारा को पढ़िएगा। कोरिलेट कर लीजिएगा। पुलिस एक्ट की धारा 15 को कहाँ से कोरिलेट करना है? एविडेंस की धारा 111 ए से। तो 111 ए पर भी क्वेश्चन बन सकता है। नया क्वेश्चन भले न बना हो तो वही क्वेश्चन दो चार बनेगा। पहला 111 ए कब जोड़ी गई? तो 1984 में। कब से लागू हुई? 14 जुलाई 1984 से। ये के धारा केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होगी, सिविल में नहीं। तो आखिर इसमें क्या है? तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या राज्य सरकार ने किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया या संकटपूर्ण क्षेत्र यानी कि विक्षुब्ध क्षेत्र कहा जाता है घोषित किया है, और कोई व्यक्ति 1 मास तक यह वह एरिया डिस्टर्ब एरिया घोषित कम से कम रहा है, और कोई व्यक्ति आयुध सहित उसमें पाया जाता है, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि इस एरिया को डिस्टर्ब करने में इसका क्या था हाथ। ये कौन सी धारा एविडेंस की है? 111 ए। अब डिस्टर्ब एरिया कैसे घोषित किया जाएगा? कौन घोषित करेगी? फिर उस डिस्टर्ब एरिया में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति होगी, और फिर आपका उस अतिरिक्त पुलिस बल की का खर्चा किससे वसूला जाएगा? यही आपका मुख्य रूप से जानना है। तो खर्चा का दायित्व किस पर होगा? वहाँ के निवासियों पर। किस पर होगा? आवेदनकर्ता नहीं, समुत्थान या आपका रेल नहर का प्रबंधक नहीं, बल्कि यहाँ 15 में अंतर होगा। किस पर होगा? आपका तो वहाँ के निवासियों को। कहाँ के निवासियों? तो जिस स्थान जिस एरिया को क्या घोषित किया गया है डिस्टर्ब। अब खर्चे का निर्धारण राज्य सरकार के निर्देशन के अधीन रहते हुए डीएम करेंगे। राज्य सरकार चाहे तो खर्चे के वहन से छूट दे सकती है, लेकिन धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर छूट देती है। तो ये छूट वैध होगी कि अवैध होगी? अवैध होगी। केस याद करके जाइएगा। देखिए तो केस, हाँ हाँ, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का केस याद करके जाइएगा कि धर्म और जात के आधार पर आप छूट नहीं दे सकते। प्रताप सिंह का केस है। अब देखिए बैरक की भाषा, आपका जो क्वेश्चन बनता है प्री में उसको भी देखना है। यहाँ से भाई क्वेश्चन एक बनेगा 15 और 15 ऐसे। देखिए कहाँ से बनता है क्वेश्चन। पिछली बार क्या बना था? सतर्क रहना है थोड़ा। देखिए एक एक शब्द सा देखना पड़ेगा। धारा 15 विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखना। तो आपका पहला खंड है, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली उद्घोषणा द्वारा और ऐसी अन्य रीत से जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे यह घोषित कर दे कि उसके प्राधिकार के अधीन कोई एरिया या क्षेत्र विक्षुब्ध या संकटमय अवस्था में पाया गया है, या ऐसे क्षेत्र के निवासियों
या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के आचरण से यह आपका वर्तमान समय में आवश्यक हो गया है, यानी कि समीचीन हो गया है कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार को ये लगता है कि कोई जो एरिया है वह डिस्टर्ब हो गई है, तो राज्य सरकार उसे डिस्टर्ब एरिया या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित कर दे। या राज्य सरकार को लगता है कि किसी एरिया के निवासियों या उसके किसी वर्ग के आचरण से अब यह आवश्यक हो गया है कि इस एरिया में पुलिस की संख्या क्या की जाए, बढ़ाई जाए। ये पहला तो यानी कि विक्षुब्ध क्षेत्र की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, संकटपूर्ण क्षेत्र की घोषणा किसके द्वारा, तो पुलिस महानिदेशक द्वारा, कि राज्यपाल द्वारा, कि राज्य सरकार द्वारा, कि आपका महानिरीक्षक द्वारा, तो किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट। किस धारा में की जाती हैं, 15 के किस क्लाज में, 1 में। या तो राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी करके या अन्य तरीके से भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। तो ये भी क्वेश्चन बना है, डिस्टर्ब एरिया कौन घोषित करती है, तो पुलिस अधिकारी न मार कर आ जाए, कौन घोषित करती है, राज्य सरकार की धारा के तहत, 15 के किस क्लाज के तहत। क्लाज वाइज क्वेश्चन बना है, दोनों में क्लाज वाइज तैयार करिएगा। दो देखिए, तदुपरि, तदुपरि मतलब कि जब राज्य सरकार ने 15 के क्लाज 1 के तहत किसी एरिया को डिस्टर्ब या संकटपूर्ण क्षेत्र घोषित कर दिया, उसके बाद तदुपरि का मतलब क्या हुआ कि खंड 1 द्वारा घोषणा हो जाने के बाद तदुपरि पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यथापूर्वोक्त घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में रखे जाने के लिए उस नियत सामान्य संख्या के अतिरिक्त पुलिस बल राज्य सरकार की मंजूरी से नियोजित करे। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, डिस्टर्ब एरिया खंड 1 में घोषित कर दिया राज्य सरकार ने या संकटपूर्ण क्षेत्र, अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति यहाँ कौन करेगी, तो आपका आईजी या डीजीपी, यानी कि पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। किसकी मंजूरी से ही अतिरिक्त पुलिस बल ये अधिकारी नियुक्त करेंगे, तो किसकी मंजूरी से, स्टेट गवर्नमेंट, भाई स्वेच्छा से नहीं। फिर याद रखिए किसकी मंजूरी से, तो कौन अब यहाँ अतिरिक्त बल की नियुक्ति कर सकता है, फिर याद रखिएगा, डीजीपी, आईजी या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी। किसकी मंजूरी से, तो 14 में भी किसकी मंजूरी से नियुक्त किया जाता था, राज्य सरकार, पूर्व मंजूरी। 15 में भी किसकी मंजूरी से, राज्य सरकार। 13 में किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। अगला देखिए आपका खंड 3, इस धारा की उपधारा 5 के उपबंधों के अधीन ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च उद्घोषणा में वर्णित क्षेत्र के निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर कोई एरिया डिस्टर्ब एरिया, फिर एक बार क्लास वाइज चलिए, खंड 1 में राज्य सरकार ने किसी एरिया को संकटपूर्ण क्षेत्र या डिस्टर्ब एरिया घोषित किया। राज्य सरकार की राय है कि पुलिस की संख्या इस एरिया में क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो डीजीपी या आईजी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी राज्य सरकार की मंजूरी से अतिरिक्त पुलिस बल की संख्या यहाँ क्या किया, बढ़ा दिया। अब ऐसे पुलिस बल का खर्चा
कौन वहन करेगा? तो उस एरिया के निवासी। अब लेकिन यह जो नियम है ये क्लाज 5 के उपबंधों के अधीन है। तो क्लाज 5 में आखिर क्या है? तो जब क्लाज 3 पढ़िएगा तो तुरंत क्लाज 5 पढ़िए और तुरंत स्पष्टीकरण देखिए 5 क्या है। राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे खर्च के किसी भाग को वहन करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छूट दे दे। यानी कि राज्य सरकार आदेश द्वारा यह कह सकती है कि इस इलाके के इन इन व्यक्तियों से या इस वर्ग के व्यक्तियों से कोई खर्चा वसूला नहीं जाएगा। फिर इसी पर केस अटैक करना है। प्रताप सिंह का केस कि अगर राज्य सरकार ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर छूट दी है तो ये छूट वैध होगी कि अवैध? अवैध। क्योंकि केवल जात किस जात का है तो चलो इस इलाके से इससे पैसा नहीं वसूला जाएगा, इस धर्म का है तो नहीं वसूला जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। राज्य सरकार या कार्यपालिका ऐसा करती है तो न्यायपालिका रगड़ देगी। जैसे बिहार में आयोग को रगड़ दी न्यायपालिका कि अब ध्वस्त हो गया, तो न्यायपालिका को भी पावर है। अब अगला क्वेश्चन बनता है भाई, निवासी याद रखे खर्चा 15 में कौन वहन करेगा? वहाँ के निवासी। अब निवासी कौन होगा? तो निवासी के लिए धारा 15 का एक्सप्लेशन देखिए, एकदम लास्ट लाइन पर आ जाइए। धारा 15 का स्पष्टीकरण अभी 3 तक हुआ था, 3 के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अभी चूंकि कोरिलेट करके। धारा 15 के एक्सप्लेशन में उस एरिया का निवासी कौन माना जाएगा, इस बात को क्लियर किया गया है। तो निवासी का मतलब ये नहीं कि जो लोग केवल वहाँ रहते हैं, जिनका वहाँ मकान है, अभिकर्ता या किराए पर दिए हैं, रहते हैं बाहर, उन्हें भी निवासी माना जाएगा। तो बहुत व्यापक परिभाषा है निवासी की। देखिए आपका इस धारा के प्रयोजन के लिए निवासियों के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो ऐसे क्षेत्र के अंदर भूमि या अन्य अचल संपत्ति रखते हैं, या तो स्वयं या अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से। यानी कि भूमि या अचल संपत्ति रखते हैं या तो स्वयं रखते हैं, यानी कि स्वयं वहाँ है, या अपने तो नहीं है लेकिन किसको देख रेख की जिम्मेदारी दिए हैं, एजेंट को, तब भी वे निवासी माने जाएंगे। या अपने नौकरों को दे दिए हैं, बाहर रह रहे हैं, तब भी वहाँ के निवासी माने जाएंगे कि नहीं? माने जाएंगे। द्वारा अधिभोग में रखते हैं या धारण करते हैं। और वे भूधारक जो ऐसे क्षेत्र में सीधे रैयतों या अधिभोगियों से स्वयं या अपने अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा किराया वसूलते हैं। यानी कि कोई आपका भूस्वामी है, खुद तो नहीं रहता उस इलाके में लेकिन अपने सेवकों, अभिकर्ताओं इत्यादि द्वारा उस एरिया में लगान या भू राजस्व की क्या कराता है? किराए की वसूली। तो भले वह बाहर रहता हो, वह भी उस एरिया का निवासी माना जाए। यानी कि निवासी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप उस एरिया में सशरीर रहते हो। अगर आपकी संपत्ति है, भले आप बाहर रहते हो तब भी वहाँ के निवासी, और भले बाहर रहते हो आप स्वयं या अपने अभिकर्ता या अपने नौ सेवकों द्वारा किराया, लगान, भू राजस्व वसूलते हैं, तब भी उस एरिया के आप क्या माने जाएंगे? निवासी। तो निवासी शब्द की निवासी शब्द सीमित दायरा रखता है कि व्यापक? व्यापक दायरा। अब खंड 4 आ जाइए, जिले का मजिस्ट्रेट। हाँ, अब जो पूछा जाता है खर्चे का प्रभाजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपका जवाब रहेगा, कह सकते हैं कि डीएम द्वारा किया जाएगा, यानी कि जिला के मजिस्ट्रेट द्वारा। यानी कि किस व्यक्ति
पर कितना खर्चा लगाया जाए और कितना कितना किस व्यक्ति से वसूला जाए, ये कौन निर्धारित करेगा? डीएम करेंगे। यानी कि अतिरिक्त पुलिस बल डिस्टर्ब एरिया में नियुक्त हो गया। पुलिस बल का खर्चा राज्य सरकार वहां के निवासियों से वसूलेगी, तो कौन खर्चा कितना लगेगा ये निर्धारित कौन करेगा? डीएम। और कौन निवासी कितना पैसा दे, माने खर्चे का निवासियों में विभाजन या प्रभाजन का भी दायित्व किसका है? जिला मजिस्ट्रेट का। याद रखिए, पूछा जाता है ये भी। खंड 4। पांचवा देखिए, बता ही दिया गया है। अब छठवां देखा जाए आपका, कह सकते हैं किस धारा की उपधारा 1 के अधीन जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा में वह समय दिया रहेगा जिस समय तक वह उद्घोषणा प्रवृत्त रहेगी, और किसी भी समय पर उसे राज्य सरकार चाहे तो पहले भी वापस ले सकती है। राज्य सरकार चाहे तो उस समय को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती। यानी कि एक तो समय दिया जाए 2 माह 1 माह के लिए, राज्य सरकार उसके पहले भी उस उद्घोषणा को वापस ले सकती है, या देखती हैं कि अभी डिस्टरबेंस रहा है तो उस समय को और क्या कर सकती है? बढ़ा सकते हैं। किस क्लाज में? आपका 6 में। इधर जो आपका क्लाज पढ़ना है, क्लाज 1 तैयार करके जाइए, 2 तैयार करके जाइए, 3 तैयार करके जाइए, 4 तैयार करके जाइए। छूट कौन दे सकती है? 5 भी तैयार करके जाना है और 6 भी तैयार करके जाना है। कौन वापस? यानी कि निवासी भी पूछा जाता है, तो बचा क्या? तो भाई आपका क्या बचा बताइए मौर्य जी? तो वही नींबू मिर्चा बचा। तो भाई नींबू मिर्चा न तैयार करिए। भाई हंसी मजाक के लिए ये बताया जाता है, क्योंकि आपका नॉन स्टॉप चल रहा है और इसमें बीच में कोई भी उदाहरण भी नहीं दिया जा रहा है। तो बीच बीच में आपका आधा घंटा 20 मिनट पर आपका जो बाबा जी का घंटा है या टुल्लू है या जो आपका चोरों का घंटा है, वो क्या करते रहिए? बजाते रहिए, ताकि ये तो लगे कि जनता जाग रही है और घंटा की ओर क्या कर रही है? दौड़ रही है। तो आपका नींबू मिर्चा लाए है ना? भाई बोल दीजिए हाँ। देखिए आपका मौन, यानी कि आपका जब कोई गवाह बोलने में असमर्थ हो या बोल प्रण ले ले कि हम नहीं बोलेंगे, मौनी बाबा, तो उस पर भी एक धारा तैयार रखिए। तो वह अपनी बात इशारों द्वारा कर सकता है, और वह इशारा भाई कोचिंग में खुले में कर ही रहे हैं मौर्य जी, तो इशारा क्या माना जाएगा? मौखिक साक्ष्य की लिखित साक्ष्य, मौखिक एविडेंस की कौन सी धारा? 119। तो इशारा कर रहे हैं, तो इशारों द्वारा क्या मृत्युकालिक कथन किया जा सकता है कि नहीं? तो कौन सा केस है? रट कर जाइए, अब्दुल्ला क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। जज का नाम याद रखिएगा, जस्टिस पैथरम थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अल्पमत में पूछा गया है, निर्णय कई बार आया है, तो जस्टिस महमूद। फिर बैक वो ये 15A देखिए, 15A से क्वेश्चन बनता है फिर आपका। 15A देखिए भाई, आपका 15A में आपका काफी महत्वपूर्ण 15A भी है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन ज्यादा चांस यहाँ से भी रहता है हमेशा। देखिए यहाँ आपका उत्तर प्रदेश में एक संशोधन भी है, वही संशोधन ज्यादा पूछा जाता है। तो 15A शुरू किया जाए। निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के बात न करे भाई पीछे, दुराचरण, दुराचरण माने मिसकंडक्ट, बुरे आचरण से पीड़ित को प्रतिकर अधिनिर्णित करना। तुरंत पहले सीआरपीसी में जोड़िए आपका भाई पीड़ित को प्रतिकर न्यायालय दिलवा सकता है 357। और न्यायालय ऐसे मामलों में जहां की वह जुर्माना का दंड लगा सकता है, अभियुक्त पर अगर जुर्माना लगाता है तो जुर्माने की पूरी रकम या उसका कुछ भाग अभियोजन के खर्चों में, पीड़ित के इलाज में या पीड़ित को कंपसेशन के रूप में क्या कर सकता है?
दिए जाने का आदेश दे सकता है। अब थोड़ा सुधार हुआ है दुराचार और एसिड अटैक इत्यादि में कि न्यायालय जो प्रतिकर दिलवाएगा वह जुर्माने के क्या होगा, अतिरिक्त होगा। थोड़ा बहुत फिर पीड़ित प्रतिकर योजना 357 ए में आपका याद रखिएगा 357 ए। अब यहाँ आइए, अगर कोई एरिया धारा 15 के तहत डिस्टर्ब या संकटपूर्ण एरिया राज्य सरकार ने घोषित किया और वहां के निवासियों के मिसकंडक्ट के कारण, दुराचरण के कारण किसी की मृत्यु हो गई या किसी को घोर उपहत हुआ या किसी को नुकसान हो गया, नुकसान का मतलब नुकसान हो गया, तो ऐसे व्यक्ति प्रतिकर की मांग कर सकते हैं। तो प्रतिकर की मांग के लिए एप्लीकेशन कहाँ दिया जाएगा, कितने समय के अंदर दिया जाएगा, निर्धारण कौन करेगा, यही बातें आपका पूछा जाता है। और साम्या का सिद्धांत भी इसमें समाहित करना है। अभी हम शुरू करते हैं, पहले 1 मिनट और हो जाए कि आपका साम्य चाहने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति का दोष था और उसी को नुकसान हो गया तो ऐसी दशा में उसे कोई प्रतिकर दिया जाएगा कि नहीं? नहीं। आप स्वयं दोषी थे और आपको नुकसान हो गया तो कोई मुआवजा नहीं। मुआवजा किससे वसूल कर दिया जाएगा? सरकार देगी कि निवासियों से वसूला जाएगा? निवासियों से। भाई वहाँ के किससे? रहने वालों से वसूलेगा डीएम, और वसूल कर क्या करेगा? पीड़ितों को क्या करेगा? दिलवाएगा। जैसे 357 सीआरपीसी वसूला किससे जाएगा? आपका कह सकते हैं कि अब अभियुक्त से, और दिया किसको जाएगा? पीड़ित को। तो 15 में किससे वसूला जाएगा? निवासियों से। और दिया किसको जाएगा? जिसको नुकसान पहुंचा है। अब कितने समय के अंदर आप एप्लीकेशन देंगे, क्या देंगे, वही क्वेश्चन बनता है। अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए, आपका क्लाज वाइज यहाँ भी पढ़ना है। पहला क्लाज, यदि ऐसे किसी क्षेत्र में जिसकी बाबत ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन, तो ठीक पूर्ववर्ती धारा कौन है? 15 के पहले 15 के अधीन अधिसूचित कोई उद्घोषणा प्रदत्त है, यानी कि लागू है, यानी कि आपका उद्घोषणा की जाती है डिस्टर्ब एरिया की, संकटपूर्ण क्षेत्र की, किसके द्वारा? आपका स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। 15 के किस क्लाज के तहत? 1 के तहत। ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के दुराचरण के कारण, यानी कि बुरे आचरण के कारण, उस एरिया के निवासियों के बुरे आचरण के कारण क्या हुआ है? या तो किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, या किसी व्यक्ति को घोर उपहति हो गई है, या संपत्ति को कोई हानि या क्या हुआ है? नुकसान। अब यहाँ संपत्ति शब्द आया है तो संपत्ति तुरंत आपका सेक्शन 1 से पहले कवर करिए परिभाषा से। संपत्ति की परिभाषा धारा 1 में दी गई है। संपत्ति में क्या क्या शामिल है? चल संपत्ति शामिल है कि नहीं है? धन शामिल है कि नहीं? मूल्यवान प्रतिभूत, मूल्यवान प्रतिभूति में चल संपत्ति आती है कि अचल की? दोनों। दोनों। भाई मूल्यवान प्रतिभूति में कौन आती है? दोनों। तो आपका चल संपत्ति या जंगम संपत्ति, धन, मूल्यवान प्रतिभूति, ये संपत्ति मानी जाती है। और वहाँ डिस्टर्ब एरिया था, वहाँ के निवासियों के दुराचरण के कारण किसी व्यक्ति की क्या हो गई है? डेथ, या क्या हो गई है? घोर उपहत, या उनकी संपत्ति को क्या पहुंचा है? नुकसान। तो आगे देखिए, या हुआ है तो ऐसे क्षेत्र के निवासी ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो यह दावा करता है कि उसे दुराचरण से क्षति उठानी पड़ी है, यानी कि पीड़ित कहिए, यानी कि जो मरा उसके घर वाले, या घोर उपहति हुआ है वो, या जिसको नुकसान पहुंचा है वो। आपका पूरा जिला नहीं मांग लेगा,
जिसके घर वाले मरे हैं या मृत्यु हुई है या नुकसान संपत्ति का पहुंचा है। छत की तारीख से 3 मास या ऐसी न्यूनतम काल अवधि, यही क्वेश्चन आपका बनता है कि कितने माह के अंदर प्रतिकर के लिए आवेदन दिया जाएगा। 3 मास के अंदर। ये संशोधन कब किया गया? 1939 में, याद रखिएगा। और आपका कब से लागू हुआ? एक सेकंड भाई, नहीं वो, एक सेकंड देखिए तो नोट्स में है कि नहीं। बेयर, नोट्स में लिखा है 1 अप्रैल, ना मारिएगा, वो अलग है वो। देखिए आपका 3 मास के अंदर आपका कह सकते हैं कि एप्लीकेशन दिया जाएगा। अब 3 मास कब से गिना जाएगा? जिस तारीख को क्या हुई है क्षति। अगला क्वेश्चन जो बनता है कि ये 3 मास शब्द कब जोड़ा गया? तो 1939 में जोड़ा गया। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये कब से लागू हुआ? तो 1 जनवरी 1939। उसको लिख लीजिए, तो बेयर एक्ट में है नहीं, उसको थोड़ा लिख लीजिए, तो उसको लिखिए कब से लागू हुआ पूछा गया है, 1 जनवरी 1939। एक क्वेश्चन और इसमें लिखिए, पहले यह समय जो केंद्र सरकार ने बनाया था, तो कितना दिन समय था? 1 मास। और ये उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है संशोधन, इसको लिख लीजिए। पहले यह समय 1 मास था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई। पहले यह समय 1 मास था, उत्तर प्रदेश राज्य ने क्या किया है? संशोधन, और इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 मास। और 3 मास कब से गिना जाएगा? आपका जिस तारीख को क्या हुई है क्षति हुई है। तो एप्लीकेशन कहाँ देंगे कि हमें मुआवजा दिलवाया जाए? या तो जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, यानी कि या तो डीएम या एसडीएम। अगर एसडीएम के पास दिया गया है तो एसडीएम साहब डीएम को सौंप देंगे एप्लीकेशन, क्योंकि आपका प्रतिकर का निर्धारण एसडीएम नहीं करेंगे, कौन करेंगे? डीएम। तो कब से लागू हुई धारा, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1939। ये स्टेट राज्य ने संशोधन किया है 3 माह। केंद्रीय प्रावधान कितना था? 1 माह के अंदर। अगला देखिए आपका, परंतु अप्रैल 1939 के प्रथम दिन के पूर्व कारित मृत्यु, यानी कि अगर 1 अप्रैल 1939 से पहले किसी की मृत्यु हो गई है या घोर उपस्थित याद हुआ है, तो जो एप्लीकेशन प्रतिकर के लिए देने की अवधि होगी वह 3 मास नहीं बल्कि कितना होगी? 4 मास। तो ये उसी समय समाप्त हो गया, अब कोई मतलब ही नहीं है। आपका अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 1939 जुलाई आते आते ये नियम क्या हुआ अपने आप, अब कोई मतलब नहीं है। इसके बाद खंड 2 देखिए, तदुपरि, यानी कि जब एप्लीकेशन किसके यहाँ पहुँच गया? डीएम या एसडीएम। तो तदुपरि यानी कि इसके बाद जब एप्लीकेशन दे दिया गया, जिले के मजिस्ट्रेट के लिए एसडीएम नहीं सतर्क रहना है, प्रतिकर का निर्धारण कौन करेगा यहाँ? डीएम। तदुपरि जिले के मजिस्ट्रेट के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसी जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे और चाहे ऐसे क्षेत्र में ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन चाहे कोई अतिरिक्त पुलिस बल रखा गया हो या न रखा गया हो, राज्य सरकार की मंजूरी से। यानी कि अब आपका जो क्वेश्चन बनता है कि प्रतिकर का निर्धारण कौन करेगा? तो डीएम करेंगे, किसकी पूर्व मंजूरी से? राज्य सरकार के। तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से जिला मजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकते हैं? 3 बातें कर सकते हैं। देखिए तीनों बातें याद रखिए। पहला, उन व्यक्तियों को घोषित कर दें जिन्हें ऐसे दुराचरण के कारण क्षति हुई, यानी कि उन व्यक्तियों की लिस्ट जिनको नुकसान पहुंचा है।
लेकिन किसकी मंजूरी से? राज्य सरकार। ऐसे व्यक्तियों को दी जाने वाली प्रतिकर की राशि, तो प्रतिकर की राशि का निर्धारण कौन करता है? जिला मजिस्ट्रेट। किसकी मंजूरी से? राज्य सरकार। कैसे दिया जाएगा, कैसे बंटवारा किया जाएगा, और वह अनुपात निर्धारित करे जिसमें वह राशि आवेदक से भिन्न ऐसे क्षेत्र के उन निवासियों से वसूली जाएगी, यानी कि जो लोग एप्लीकेशन दिए हैं उनसे तो पैसा वसूला नहीं जाएगा, अन्य निवासियों से वसूला जाएगा। तो किनसे वसूला जाए ताकि इनको प्रतिकर दिलवाया जाए, ये भी निर्धारित कौन करेंगे? डीएम। लेकिन किसकी पूर्व मंजूरी से? सतर्क रहिएगा, राज्य सरकार। अगला देखिए, परंतु काफी महत्वपूर्ण है और परंतु इस सिद्धांत पर आधारित है कि साम्य चाहने वाले को साम्य की शरण में क्लीन हैंड से, स्वच्छ हाथों से आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति प्रतिकर की मांग कर रहा है उसका कोई दोष हो कि न हो। अगर वो स्वयं घटनाओं में शामिल था, मर गया, घोर उपहत्या हो गई, संपत्ति उसकी लूट ली गई, तब वह मुआवजा पाने का हकदार होगा कि नहीं? नहीं होगा। देखिए बैरक की भाषा, परंतु परंतु मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा या निर्धारण नहीं करेगा जब तक कि उसकी यह राय न हो कि यथा पूर्वोक्त क्षति ऐसे क्षेत्र के अंदर बलवे या विधि विरुद्ध जमाव से उत्पन्न हुई थी, और जिन घटनाओं से ऐसी क्षति हुई थी उन घटनाओं के विषय में वह व्यक्ति जिसे क्षति उठानी पड़ी थी दोष रहित था। अब दो बातें यहाँ ध्यान में रखनी है कि धारा 15A के तहत पीड़ितों को प्रतिकर तभी दिलवाया जाएगा जब पीड़ितों को नुकसान हुआ है, मरे हैं, घोर उपहत्या हुआ है, किसके कारण? या तो अनलॉफुल असेंबली के कारण या राइट के कारण, यानी कि विरुद्ध जमाव या बलवा। तो तुरंत आईपीसी में दो धाराएं याद रखिए। अनलॉफुल असेंबली कहाँ परिभाषित है? 141 में। कम से कम कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति। और पंचौरा वाले आपका जो कहा जाता है, पंचौरा वाले कितने कम से कम आशीष भाई? 5। कितने उद्देश्यों में से एक या अधिक के लिए जुटे हों? हाँ देखिए आशीष भाई, एकदम आपका 56 इंची सीना लेकर क्या है, सक्रिय रहिए। अब निष्क्रियता लाए तो डंडा मारकर क्या किया जाएगा? यहाँ से ही नहीं, माँ बाप भी भगा देंगे। तो ये ना समझिए कि केवल यहीं से, यानी कि एकदम लगे रहना है। अब न चूक चौहान आपका, मैंने अब चूकना नहीं है। जब लगे हैं मन से तो भाई लगे रहिए। और मिठाई देखकर जोश आ जा रहा है और खाने के बाद क्या होगा? तो भाई इसीलिए नहीं उनको खिलाया गया कि मिठाई देखकर जोश आ गया, आकर अपना कह सकते हैं कि गच्चा खा गए यहाँ, तो मिठाई खाने के बाद क्या होगा? तो इसीलिए उनको मिठाई 15 अगस्त को नहीं दी गई। खाने के बाद क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं है। जैसे मोदी हैं, जब रात 8 बजे आ जाते हैं तो क्या कर दें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि राण साण सन्यासियों का कोई भरोसा। तो इसीलिए कहावत भी कही जाती है, जब भी बनारस जाइए तो राण साण सन्यासियों से क्या रहिए, और जब प्रयागराज आइए तो ये जो आपका महामंडलेश्वर हैं, जो पांचों शाही स्नान करके बैठे हैं कुंभ का, उनसे क्या रहिए, बच के। अब उनका काम होता है बरगलाना, कोचिंग में जाकर धमकाना, कोचिंग में एडमिशन में कमीशन खाना। तो भाई यहाँ कोई ऐसा महामंडलेश्वर नहीं आता। आप लोग सीधे संपर्क करिए, किसी के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है। तो आप फिर बैक होइए आपका, अगर विध विरुद्ध जमाव 141 में, और बलवा भी पूछा ही जाता है कहाँ? 146। बलवा के लिए भी कम से कम 5 लोग। तो कब बलवा माना जाएगा? तो 2 ही 3 लाइन, विध विरुद्ध जमाव हुआ हो, विध विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा
अब बताइए सभी सदस्यों द्वारा कि एक या एक से अधिक क्या प्रयोग सामान्य उद्देश्य यानी कि 141 में 5 उद्देश्यों के लिए क्या प्रयोग किया गया हो, बल या हिंसा का प्रयोग, तो उसी को हम क्या कहेंगे, बलवा। बल या हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया तो बीस विरुद्ध जमाव, और ईंट पत्थर और लाठी डंडा चलने लगा तो क्या हो गया, बलवा की धारा में परिभाषित है 146 में। अब यानी कि इसका मतलब जो नुकसान हुआ है वह या तो विरुद्ध जमाव के कारण हुआ हो या बलवे के कारण, और जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ हो वह दोषी उस मामले में हो कि न हो तब मुआवजा पाएगा, ऐसे नहीं पा जाएगा कि लो मुआवजा। अगला खंड 3 देखिए, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे प्रकार के किसी भाग के संदाय के दायित्व से आपका व्यक्तियों के वर्ग या अनुभाग को छूट दे दे तो क्या जाति और धर्म के आधार पर छूट दी जा सकती है कि नहीं, नहीं दी जा सकती। कौन सा केस है, आपका प्रताप सिंह का। चौथा ये आपका कह सकते हैं कि हाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि जो डीएम ने ये निर्धारित किया है या आपका जो आपका आदेश खंड 2 के तहत दिया है कि कौन प्रत कर पाएगा कौन देगा, इसका क्या हो सकता है, ये भी पूछा जाता है। अपील होगी कि पुनर्विलोकन होगा कि पुनरीक्षण होगा, यानी कि रिवीजन या निगरानी होगी। ये भी क्वेश्चन याद रखे क्या होगा, रिवीजन। रिवीजन किसके समझ कराया जा सकता है, तो या तो कमिश्नर यानी कि आयुक्त या राज्य सरकार। इसको अंडरलाइन करिए, पूछा जाता है कि डीएम द्वारा जो निर्धारण किया गया उसका क्या होगा, तो उसका होगा रिवीजन पुनरीक्षण। पुनरीक्षण कहाँ कराया जा सकता है, दे देगा कमिश्नर या आयुक्त, राज्य सरकार के यहाँ दोनों, और दोनों में से कोई भी, इनमें से कोई नहीं तो दोनों में से कहीं भी। रिवीजन जब भी पढ़िएगा सीआरपीसी की धारा आपका 300, आपका 95 में निर्देश, 96 में आप 97। रिवीजन की शक्ति सीआरपीसी में किसको प्राप्त है, दो न्यायालयों को, एक तो सत्र न्यायालय और दूसरा हाई कोर्ट। तो यहाँ रिवीजन कौन कर सकता है डीएम के आदेश को, कमिश्नर। यहाँ 15A में कौन कर सकता है, कमिश्नर। और कौन कर सकता है, राज्य सरकार। रट कर जाइएगा आपका क्लाज वाइज 4 में। पांचवा देखिए, किसी पांचवा आपका देखिए, ऐसी किसी छत के लिए जिसके लिए इस धारा के अधीन प्रतिकर निर्धारित हुआ है कोई सिविल वाद अब लाया जाएगा कि नहीं, नहीं लाया जाएगा, क्योंकि डीएम ने प्रतिकर का अब क्या कर दिया है, निर्धारण। एक्सप्लेशन आइए, इस धारा में निवासियों का वही वर्थ होगा जो 15 के स्पष्टीकरण में दिया गया है। तो जो धारा 15 के स्पष्टीकरण में निवासी शब्द को हमने बताया वह शब्द आपका 15A में लागू होगा कि नहीं होगा। अब आइए धारा 16। अब यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है कि धारा 16 किसकी पूरक धारा है, 13 की, 14 की, 15 की, 15A की, उपर्युक्त सभी की। तो 13, 14, आपका 15, 15A की पूरक धारा कौन है, 16। पहला क्वेश्चन। अब आइए 13 सबका भाई आपका वसूली अभियान चलाया जाए आपका, और वसूली अभियान चलाकर आपका पैसे का बंटवारा किया जाए, कौन पैसा कहाँ जाएगा, तो 13 से बताना शुरू करिए। फिर एक बार देखिए, जो ये 13, 14, 15, 15A के तहत रकम वसूलना है वह किस प्रक्रिया द्वारा वसूली जाएगी, जैसे सीआरपीसी में क्या वसूला जाता है, जुर्माना। सुबह ही बताया गया 421 सीआरपीसी कि जुर्माना कैसे वसूला जाएगा, तो जो चल संपत्ति है उसको कुर्क और विक्रय करके, या चल या अचल संपत्ति को कुर्की और विक्रय करके कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए
कि जिस प्रकार वह भू राजस्व वसूलते हैं उसी प्रकार ये क्या करें, जुर्माना वसूल कर और वसूलें। ये दो तरीका था, यानी कि आपका चल संपत्ति की अचल की दोनों से। अब यहाँ आपका ये आया कि जो पैसा वसूली होगी आपका वो किस माने वह किससे होगी, किसको दिया जाएगा। तो धारा 13 से आइए। धारा 13 में व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित पुलिस अधिकारी था तो खर्चा किस पर जाता था, आवेदनकर्ता पर। और किससे खर्चा वसूला जाएगा, आवेदन करता। और किसके बयानाधीन रहेगा, राज्य सरकार, क्योंकि पुलिस को तो वही राज्य सरकार। 14 में आपका रेल इत्यादि स्थानों पर आपका अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त किया गया था और रेल इत्यादि के जो आपका माने प्रबंधक इत्यादि हैं उनसे खर्चा वसूला गया। वह भी खर्चा कहाँ जाएगा, आपका राज्य सरकार के बयानाधीन। 15 में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की गई और आपका विक्षुब्ध क्षेत्र में वहाँ से भी पैसा वसूल कर कहाँ जाएगा, राज्य सरकार का बयानाधीन। 15A में पीड़ित ने एप्लीकेशन दिया था तब निवासियों पर पैसा लगा था, पैसा वसूला गया। यहाँ राज्य सरकार के खाते में नहीं बल्कि ये पैसा किसको दिया जाएगा, पीड़ित को। और कैसे वसूला जाएगा, जिस प्रकार CRPC के तहत किसकी वसूली होती है, जुर्माने की। तो आपका जुर्माने की वसूली होते हैं, लिखा है स्पष्ट आपका। और कौन पैसा कहाँ जाएगा, खंड 3 में स्पष्ट रूप से बताया गया है धारा 16 के और 15A के अधीन संदत्त या वसूल किया गया सब धन जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्तियों में बांट दिया जाएगा जिनको प्रत कर देना था। और धारा 13, 14, 15 वाला धन कहाँ जाएगा, राज्य सरकार के क्या रहेगा, बयानाधीन राज्य सरकार के खाते में। तो आज आपका पुलिस एक्ट ही चलाते हैं भाई, ताकि एविडेंस कल चलेगा, ताकि ये ज़्यादातर हो जाए, क्योंकि इधर की धाराएं अब उतना व्यापक नहीं है। यानी कि आपका लगभग ज़्यादातर धाराएं आज हो जाएगी, हो सकता है समाप्त भी हो जाए पुलिस एक्ट तो एविडेंस कल चलेगा दोनों पीरियड में। आज पुलिस एक्ट हर हाल में दौड़ा कर क्या किया जाए, समाप्त, क्योंकि समय कम है। तो आज स्पीड बढ़ा देते हैं। आज पुलिस एक्ट समाप्त ही कर दिया। जब क्या 20 धारा बची हैं, 1 घंटा में 20 धारा तो निपटा ही दिया जाएगा। 1-2 धारा तो एक लाइन की है और धारा 34 पूरा न पढ़ाकर सार 2 लाइन बताया जाएगा। तो कि आपका धारा 15A तक पढ़ा गया था। अब आइए आपका भाई 2-4 धारा जो बचेगी लास्ट में चिन्ह लगा दिया जाएगा, घर पर भी पढ़ लीजिएगा, ताकि एविडेंस कम से कम 3 दिन चले। और एविडेंस में 40-40 धारा एक दिन में टारगेट रखा जाए। तो आपका 120-30 धारा पढ़नी रहती है मुख्य रूप से। कुछ धाराएं तो भाई एक लाइन की हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका एविडेंस की भी। तो कल से केवल एविडेंस चलेगा। देखिए आपका धारा 17, 18 और 19 आपका पूछा जाता है। 17 में आपका स्पेशल पुलिस अधिकारी, पहले इसकी भूमिका देख लीजिए। विशेष पुलिस अधिकारी की बात 17, 18, 19 में की गई है। तो विशेष पुलिस अधिकारी का मतलब ये हुआ कि किसी प्राइवेट व्यक्ति को जो पुरुष हो उसको पुलिस की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। अगर पुलिस बल की संख्या किसी इलाके में कम रहती है, बलवा दंगा दबाना है, शांति का आरक्षण करना है, तो प्राइवेट पुरुष को आपका पुलिस की शक्ति दे दी जाती है। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगी, दूसरा इनका पावर क्या होगा, और बिना किसी उचित कारण के अगर विशेष पुलिस अधिकारी बनने से ये इनकार करते हैं तो इनको दंड कितना मिलेगा। तो एक लाइन बस आपका 2-2 लाइन
धारा 17 में विशेष पुलिस अधिकारी, तो देखिए आपका बैरेट की भाषा, जब यह प्रतीत हो कि कोई विद्युत जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है या आशंका है, तो ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि शांति के परिरक्षण, वहाँ के निवासियों के संरक्षण और वहाँ के निवासियों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अगर लगता है कि पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, तो जो इंस्पेक्टर या उसके ऊपर का पुलिस अधिकारी है, वह निकटतम मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकता है कि आस वहाँ के निवासियों में से भाई वहाँ के निवासियों से आसपास के इतने निवासी जितने की वह पुलिस अधिकारी अपेक्षा करे, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में आपका नियुक्त किया जाए। तो जो क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि विशेष पुलिस अधिकारी, दो ही क्वेश्चन बनते हैं। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस धारा में? 17 में। कौन नियुक्त करता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। किसके आवेदन पर करता है? तो आपका माने इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी। अब ये जो व्यक्ति धारा 17 में ए पॉइंट हो गया, प्राइवेट व्यक्ति, अब इसका अधिकार कर्तव्य विशेषाधिकार क्या होगा? तो जितने पुलिस के अधिकार कर्तव्य विशेषाधिकार हैं, ये सब अब प्राप्त करेगा। तो अगली धारा बढ़ जाइए कि धारा में 18 और 19, बिना किसी कारण के ऐसा प्राइवेट व्यक्ति विशेष पुलिस मने अधिकारी बनने से डिनाई करता है, तो यह दंड का भागी भी होगा। और दंड की मात्रा आपका दी गई है धारा 19 में। दंड याद रखिएगा, आपका दंड केवल जुर्माना हो सकता है। ये भी पूछा जाता है कितना? 50 रुपया। तो क्रम से याद रखिए, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति 17, इनकी शक्तियाँ कार्य 18, आपका पुलिस बल के जितने हैं उन उतनी शक्ति, और बिना किसी कारण के डिनाई करते हैं तो कौन सी धारा? 19। कितना दंड पाएंगे ये? हाँ, अगर कारण दिखा दे कि मैं विकलांग हूँ, दिव्यांग हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कहाँ से आपका दंगा बलवा रोक पाऊंगा, तब दंड नहीं पाएगा। ये आपका विभागीय दंड नहीं है, न्यायालय में मुकदमा चलेगा तब दंड पाएगा। इसके बाद धारा 20, पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राधिकार की धारा में 20 में बस एक लाइन जानना है कि पुलिस अधिकारी किस अथॉरिटी का प्रयोग करेंगे। तो जो सीआरपीसी के तहत दिया गया है, जो पुलिस एक्ट के तहत दिया गया है, और जो स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के तहत पुलिस को जितना पावर दिया गया है, सभी का यूज कौन करेंगे? पुलिस। तो तमाम कानून हैं जिसमें कि पुलिस को शक्तियां दी गई हैं, उन शक्तियों का भी प्रयोग करने का वह क्या रखता है? अधिकार। तो सीआरपीसी के तहत दी गई शक्तियां, उसका भी प्रयोग करिए। इस कानून के तहत दी गई शक्ति, उसका भी प्रयोग। और तत्समय प्रवृत्त विधि, वर्तमान समय में भारत में लागू कानून के तहत जो शक्ति पुलिस को दी गई है, तो दो ही प्रकार के कानून हो सकते हैं, या तो स्पेशल या कौन सा? लोकल। उपर्युक्त सभी मार्क कराइए। कौन सी धारा? आपका 20। 21 में ग्राम चौकीदार, तो बता दीजिए फिर एक बार, कई बार तो बताया गया कि ग्राम चौकीदार कहाँ दिया है? 21 में। इसके साथ को रिलेट करके धारा 47 खत्म कर लीजिए। ग्राम चौकीदार की नियुक्ति धारा 2 के तहत होती है कि नहीं? पुलिस एक्ट के नहीं होती, अलग कानून के तहत होती है। यह पुलिस बल का निकाय माना जाता है कि नहीं? माना जाता है, भले इसकी नियुक्ति इस कानून के तहत न हो। तो ग्राम पुलिस या ग्राम चौकीदार किसके द्वारा नियुक्त होता है? मूवमेंट डीएम। इन पर कंट्रोल करता है कौन? डीएम। ये किसके सबऑर्डिनेट होंगे? डीएम। इनको दंड कौन देगा? डीएम। इनको टर्मिनेट कौन करेगा? डीएम, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट। तो जो पावर आपका जिला मजिस्ट्रेट को है नियंत्रण का, वह पावर धारा 47 के तहत राज्य सरकार चाहे तो आदेश देकर किसको सौंप सकती है? जिले के पुलिस अधीक्षक। जब तक राज्य सरकार न सौंपे
इन पर कंट्रोल कौन करेगा? डीएम या जिला मजिस्ट्रेट। इसके बाद 22 आपका, पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। तो बस एक लाइन कि पुलिस अधिकारी माने कितने घंटे अपने कर्तव्य पर रहेंगे, 1 घंटा कि 2 घंटा की सदैव रहेंगे? सदैव। और जिले के किसी भी भाग में क्या किए जा सकते हैं? नियुक्त, यानी कि 24 घंटा डंडा क्या करते रहिए, बजाते रहिए। कौन सी धारा निकल गई? 22। 23 आपका पूछा जाता है, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य, धारा पूछी गए भाई, सतर्क रहेगा। पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी कहाँ दी गई है? धारा 23 में दी गई है। और धारा 23 में आपका जो अंतिम ड्यूटी है कि किसी मदिरालय या जुआ घर या भ्रष्ट या उच्च श्रृंखल यानी कि जो बदमाश व्यक्ति हैं उनके समागम यानी कि जहां ये जुटते हैं वहां भी पुलिस वारंट के बिना क्या कर सकती है? आपका माने प्रवेश। तो कर्तव्य देख लीजिएगा, आपका उतना नहीं देखना है, सेक्शन जरूर पूछा जाता है। और ये जो मदिरालय जुआ घर हैं ये याद रखना है। इसके बाद धारा 24, पुलिस अधिकारी इत्तिला इत्यादि कर सकेंगे। तो पुलिस अधिकारी इत्तिला मजिस्ट्रेट को करेंगे समन निकलवाने के लिए, वारंट निकलवाने के लिए, उद्घोषणा निकलवाने के लिए, कुर्की का आदेश दिलवाने के लिए। किसके पास एप्लीकेशन देंगे? मजिस्ट्रेट के पास। तो बताइए किसके माध्यम से इस एप्लीकेशन दिया जाता है? एपीओ। एपीओ के रिमांड के लिए एप्लीकेशन देना, आपका अभियुक्त की अभिरक्षा के लिए एप्लीकेशन देना। तो ये पुलिस और मजिस्ट्रेट के बीच में सरकार की ओर से जो अधिवक्ता है वह कौन है? एपीओ। तो आप लोगों का मुख्य कार्य यही रहेगा कि पुलिस जो आपका आदेश मांगेगी, भले आपको गलत लगता हो, उसकी आपका उसको कहाँ बढ़ाना है? मजिस्ट्रेट। और रिमांड इत्यादि मांगना है, समन निकलवाना है, गिरफ्तारी का वारंट आप ही को निकलवाना पड़ेगा। फिर उद्घोषणा भी आपको करानी पड़ेगी मजिस्ट्रेट से, कुर्की का आदेश भी कराना पड़ेगा। बस पुलिस जाकर आपके पास कहेगी कि हजूर या साहब ये एप्लीकेशन दीजिए, रिमांड लेना है, तमाम चीज़ें। इसीलिए एपीओ का पद महत्वपूर्ण भी होता है क्योंकि न्यायालय और मजिस्ट्रेट और पुलिस के बीच की कड़ी माना जाता है। इसके बाद आपका 25, 26, 27 एक क्वेश्चन इससे बनता है, लावारिस संपत्ति आ जाइए। अगर कोई लावारिस या लाबादा या अदावित या बिना क्लेम की चल संपत्ति है और कोई दावेदार नहीं है तो पुलिस उसे अभिगृहित करती है, सीज करती है। धारा जरूर याद रखिए 25 में। और क्वेश्चन बनता है सीज करके लिस्ट किसको भेजती है? डीएम को। धारा 25 हो गया। कौन सी संपत्ति, चल की अचल की दोनों? चल। लिस्ट बनाकर किसको भेजेगी? जिला के मजिस्ट्रेट। जिले का मजिस्ट्रेट उद्घोषणा जारी करेगा धारा 26 में कि जो भी व्यक्ति हो इसका दावेदार कितने माह के अंदर आ जाए? 6 माह। और 6 माह के अंदर कोई दावेदार आता ही नहीं या आता है लेकिन अपना दावा साबित नहीं कर पाता तो डीएम के आदेश से वह संपत्ति क्या की जाएगी? बेची जाएगी। और धन किसके बयानाधीन रहेगा? राज्य सरकार। लेकिन एक पॉइंट और सतर्क रहना है और वह ये रहना है कि डीएम साहब, ये भी सतर्क रहना अच्छे से, सुबह ही बताया गया कि कुछ दशाओं में डीएम साहब 6 माह का इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत किसी भी समय संपत्ति को बेचने का आदेश दे सकते हैं। तो सुबह बताया गया 459 सेक्शन, फिर हम बता रहे हैं वह लागू होगा आपका। धारा 27 ये कहती हैं कि लागू होगी कौन सी धारा? सीआरपीसी की 459। तो 3 कंडीशन में न्यायालय कभी भी संपत्ति को विक्रय का आदेश दे सकता है। तो डीएम भी ऐसी संपत्ति को कभी भी 6 माह का इंतजार नहीं करना है, विक्रय का आदेश दे सकते हैं।
अब तैयार करके जाइएगा। पहला, अगर प्रकृत्या संपत्ति क्या है, क्षयशील हैं। दूसरा, विक्रय स्वामी के क्या होगा, फायदे के लिए। और तीसरा, रकम जो संपत्ति का मूल्य है वह कितना से कम है, 500 रुपया। फिर रटिए, ये 500 रुपया पहले कितना था, 10 रुपया से कम। किस सन में बढ़ाया गया, 2008 में। 2000 नहीं, 5 में देखिए तो, एक सेकेंड भाई, 2005 में। 2005 है ना। हाँ, 23 जून को लागू हुआ, 23 जून 2000। 2005 में 10 रुपया से भी क्वेश्चन आया है। 10 रुपया से कम को कितना बढ़ा दिया गया, आपका 500 से कम। आगे बढ़ा जाए, आपका 27 के बाद आ जाइए, आपका 28 आ जाइए। 28 को कोरिलेट कर लीजिएगा। आप धारा आपका 8 से और 8 है। जब पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और जब वह पुलिस अधिकारी न रहे तो प्रमाण पत्र वापस कर दे। अधिकारियों को वापस नहीं करता तो सामान्य पुलिस को प्रमाण पत्र 8 में, और नागरिक उड्डयन कार्मिकों की धारा में 8 में प्रमाण पत्र न वापस करने पर दंड किसमें, 28। दंड की मात्रा रटे रहिए, आपका 200 रुपये तक का जुर्माना, या 6 माह का कारावास, या दोनों, किसी भी भांत का। ये भी याद रखें, चाहे कठोर या सादा। 29 आ जाइए, कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए दंड। तो आपका कर्तव्य इत्यादि का मतलब ये हुआ कि तमाम धाराएं धारा 29 से कोरिलेट होती हैं, और धारा 28 और जो ये 29 हैं, ये विभागीय दंड नहीं है, न्यायिक दंड है। न्यायालय में मुकदमा चलेगा तब न्यायालय सजा देगा। तो 29 में आप जोड़ सकते हैं धारा 9 को भी जोड़ सकते हैं, 10 को भी, और तमाम धाराओं को। यानी कि अगर पुलिस वाले का कर्तव्य दिया गया है, वह उन कर्तव्यों का वायलेशन करता है, तो धारा 29 के तहत वह दंड का भागी होगा। जैसे एक दो हम बता दें उदाहरण, बिना 2 माह पूर्व सूचना त्याग पत्र देकर भाग लिया, या धारा 10 में बिना पूर्व अनुमति के डीजीपी या आईजी के आपका किया क्या, अन्य नियोजन में लग गया इत्यादि। तो ऐसा पुलिस वाले के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चल सकता है। और भी कर्तव्य हैं, घर पर थोड़ा देख लीजिएगा। और दंड की मात्रा याद रखना है 29 में, आपका दंड की मात्रा 3 मास के वेतन से अनधिक या जुर्माना, या 3 मास से अनधिक कालवधि के लिए किसी भी भांत का कारावास, या दोनों। 3-3 चलेगा। वेतन जुर्माना कितना लगाया जा सकता है, 3 माह के वेतन के बराबर, या दंड दिया जाएगा तो 3 मास, और या दोनों। इसके बाद धारा 30, लोक जमाओं और जुलूसों का विनियमन और उसके लिए लाइसेंस देना। तो अगर आपका मने आपका एएसपी, आपका एडिशनल एसपी, ज्वाइंट एसपी, असिस्टेंट एसपी, या एसपी को लगता है कि कोई जुलूस जमाव इत्यादि हैं, और ये आपका मने ये लोग मार्ग विहित कर सकेंगे, समय विहित कर सकेंगे, अगर इनको लगता है कि मजिस्ट्रेट की ये राय है कि भाई इस जुलूस के लिए आपका अनुज्ञप्ति ली जाए, तो मजिस्ट्रेट की विचार है कि अनुज्ञप्ति ली जाए, तो अनुज्ञप्ति के लिए जो जो जुलूस निकालेगा वह क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन देगा तो पुलिस अधिकारी अनुज्ञप्ति दे सकते हैं, और अनुज्ञप्ति के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। खंड 4 महत्वपूर्ण है इसका। मार्गों में संगीत, ये पूछा जाता है ज़्यादा। तो मार्गों में संगीत आपका क्या रेगुलेट पुलिस कर सकते हैं कि नहीं, कि त्यौहार और समारोह के अवसर पर मार्गों में कितना संगीत बजे, कर सकती हैं। क्लाज वाइज याद रखिएगा, धारा 30 का कौन सा क्लाज, 4। अब आइए धारा 30A, अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने वाले जमाव और जुलूस क्या होंगे। तो अगर कोई जमाव या जुलूस लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता है
तो पहला प्रभाव होगा कि उसे एक तो तितर बितर करने का आदेश दिया जाएगा, बिखर जाओ। नहीं बिखरता है तो अब वह जमाव आईपीसी की धारा 141 के तहत क्या होगा, अनलॉफुल हो जाएगा। उसके बाद 129 सीआरपीसी के तहत सिविल बल और 130 में किस बल का, सशस्त्र बल। 129 सीआरपीसी, आईपीसी नहीं, किसका प्रयोग किया जाएगा, सिविल बल। और 130 में किसका, सशस्त्र बल का प्रयोग करके इन्हें क्या किया जाएगा, तितर बितर। अब 31 आ जाइए। पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। यानी कि पुलिस का ये कर्तव्य है कि वह लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखे जहाँ भीड़ भाड़ हो रही है, जैसे कि आपका मेला हो गया, जुलूस हो गया, आपका उपासना के स्थल हो गए, आपका चौराहा हो गया जहाँ लोग उतरते हैं वाहन इत्यादि से, तो वहाँ व्यवस्था बनाना किसका कार्य है, पुलिस का। इसके बाद 32, ठीक पूर्ववर्ती तीनों धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा, तो ठीक तीनों पूर्ववर्ती धाराएं हो गई 30, 30A और 31। तो धारा 32 किसकी पूरक धारा है, बैरेक पर लिख लीजिए, 30 की, 30A की, और किसकी, 31 की। तो 30 में या 30A में या 31 में कोई पुलिस ने आदेश निकाला है और कोई व्यक्ति उस आदेश का क्या करता है, वायलेशन, तो वह दंड का भागी होगा। धारा 32 में दंड की मात्रा बस याद रखनी है, 200 रुपया। ये न्यायिक दंड है, विभागीय नहीं। ये किसका दंड है, कौन दंड देगा, न्यायालय। फिर एक बार देखिए, धारा 32 किसकी पूरक धारा है, पूछ लेगा, तो ठीक पूर्ववर्ती तीन धारा है, तो 30, 30A और 31। पुलिस ने जो आदेश दिया है तीनों धाराओं में, जो व्यक्ति उल्लंघन करेगा वह दंड का भागी होगा, लेकिन दंड केवल जुर्माना है, अंडरलाइन करिए, कितना, अधिकतम 200। इसके बाद 32 से सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की शक्ति। 32A जब भी पढ़िएगा, पहला क्वेश्चन 32A कब जोड़ी गई, तो 1985 में जोड़ी गई, लिख लीजिए। 32A और 32 भी हो सकता है पूछ ले, कब ऐड की गई 32 से 32 भी, 1985 में। अब देखिए इसको आपका सीआरपीसी और आईपीसी से कोरिलेट करिए। 32A धारा को सीआरपीसी से कोरिलेट करिए, 144A कैपिटल ए, और 32B को कोरिलेट करिएगा आईपीसी से, 153A क्या, डबल ए। अब 132A में जो मुख्य प्रावधान है, 144A सीआरपीसी वाले ही हैं, वहीं दोनों को जोड़कर बताया जाए। और एक 32A की पूरक धारा 32 भी है, यानी कि 32A का वायलेशन किस में दंडनीय है, 32B में। देखिए क्या है इसमें, अगर जिला मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई व्यक्तियों का समूह या वर्ग आपका हथियार सहित अगर ट्रेनिंग देता है या व्यायाम करता है, पीटी परेड करता है, और ऐसा करने से आसपास के लोगों को या किसी वर्ग या समुदाय या धर्म के लोगों को क्षोभ हो, भय हो इत्यादि होने की संभावना हो, तो डीएम अपने जिले में 144A सीआरपीसी या 32A पुलिस एक्ट की धारा 32A का आदेश देकर ऐसे प्रशिक्षण और व्यायाम पर क्या लगा सकता है, रोक। अब ये रोक डीएम, केवल डीएम दे सकता है, तो डीएम देता है तो अधिकतम कितने मास तक के लिए देगा, 3 मास, ये याद रखना है। राज्य सरकार कितना बढ़ा सकती है, 6 मास, तो हर हाल में अवधि कितनी हो गई, 9 माह। जो व्यक्ति इस आदेश का वायलेशन करेगा वह 32B के तहत दंड का भागी होगा। दंड की मात्रा याद रखिएगा, आपका 6 माह तक का कारावास, या आपका इसमें, या आपका 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना, और है क्या है भाई, हाँ, या दोनों,
और ये जो अपराध होगा आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, संज्ञेय होगा। तो संज्ञेय थोड़ा बता दीजिए। संज्ञेय अपराध सीआरपीसी की धारा 2C में परिभाषित है। ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकता है, गिरफ्तार। अब इसके बाद 33 आ जाइए। जिले के मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति, यानी कि ऊपर की 4 धाराओं पर डीएम साधारण नियंत्रण रखता है। इसके बाद 34 आ जाइए। 34 से एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। अब 34 को डिटेल में घर पर पढ़ना है, वैसे डिटेल में मेंस में ही पूछी जाती हैं। धारा 34 में 8 प्रकार के पब्लिक न्यूसेंस दिए गए हैं। पहला नियम, कितने प्रकार के? 8। अगर कोई व्यक्ति किसी शहर में जिस पर कि राज्य सरकार ने इस धारा का विस्तार किया है, या किसी ग्रामीण इलाके में जिस पर कि राज्य सरकार ने इस धारा का क्या किया है, विस्तार, इन 8 लोक न्यूसेंसों में से या लोक उपताप में से कोई लोक उपताप करता है, तो पहला पुलिस को पावर है कि पुलिस वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकती है, गिरफ्तार। और दूसरा दंड आपको याद रखना पड़ेगा, 8 दिन तक का कारावास या 50 रुपये तक का जुर्माना। प्री के लिए और पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, लेकिन प्री के लिए जो बता दिया गया इतना 90% चांस है कि इसी में से आ जाएगा। कौन सी धारा है पब्लिक न्यूसेंस के लिए? 34। कितने प्रकार के पब्लिक न्यूसेंस है? 8। दंड की मात्रा कितनी है? 8 दिन तक का कारावास या 50 रुपया जुर्माना। ये धारा अपने आप लागू नहीं होगी किसी एरिया में। कब लागू होगी? चाहे गांव में या शहरों में, जब राज्य सरकार इसको क्या करे, लागू करने की अधिसूचना जारी करे। इसके बाद 34 से आ जाता है। धारा 32 और 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन, यानी कि कंपाउंड ऑफेंस आपका, या शमनी अपराध कहिए, ऐसे अपराध जिसमें सुलह समझौता हो सकता है, इसको कोरिलेट कर लीजिएगा सीआरपीसी की धारा 320 से। तो आपका कंपाउंड ऑफेंस सीआरपीसी की धारा में दिया गया है 320 में। और आपका किन अपराधों का समन हो सकता है, ये पुलिस अधिनियम की धारा में। तो आपका जवाब रहेगा 34 से। देखिए सतर्क होकर भाई, धारा 32 या 34 के अधीन दंडनीय अपराध का राज्य सरकार के इस निमित्त किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा या तो अभियोजन दायर करने के पूर्व या पश्चात। तो पहला क्वेश्चन आता है कि समन करने में कौन सक्षम है? एसपी। समन कब हो सकता है? मुकदमा दायर करने के पूर्व की पश्चात की दोनों दशाओं में। और समन शुल्क क्या किया जाएगा? वसूला जाएगा। लेकिन आपका ऐसी दशा में जो शुल्क वसूला जाएगा उस अपराध के लिए जो अधिकतम धनराशि हो सकती है दंड के रूप में, उससे अधिक होगा कि नहीं? नहीं होगा। आइए, आपका 2 खंड है। अभियोजन को दायर करने किए जाने के पूर्व जब आपका समझौता होता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? अब वह व्यक्ति अगर अभिरक्षा में है तो क्या किया जाएगा? अभिरक्षा से छोड़ा जाएगा। अभियोजन दायर करने के पहले और अभियोजन दायर करने के बाद उस क्या किया जाएगा? दोष मुक्ति मानी जाएगी। यानी कि ये माना मुकदमा हो गया, एसपी साहब ने पैसा लेकर समझौता कर लिया और छोड़ दिया, तो ऐसी दशा में इसका प्रभाव क्या होगा? उन्मोचन होगा कि दोष मुक्ति? दोष मुक्ति। उन्मोचन ना मार दीजिएगा। क्या होगा? दोष मुक्ति। तो मुकदमा दायर करने के बाद की पहले की, दोनों हम बता रहे हैं बाद, ये बाद में। मुकदमा दायर के पहले आपका है तो दोष मुक्ति नहीं,
वह मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद 35 अधिकारिता कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अगर कोई आरोप लगाया गया है तो उसकी जांच वह प्राधिकारी करेगा जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है। तो धारा 7 में विभागीय जांच और धारा 35 में न्यायिक जांच ये मजिस्ट्रेट करते हैं। ज़्यादातर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की क्या इस पुलिस वाले ने मिसकंडक्ट किया कि नहीं। तो देखिए फिर एक बार, विभागीय जांच किस में है, 7 में, और न्यायिक जांच किस में है, 35 में। एक लाइन बस। 36 आइए, 36 आपका रेह जुडिकेटा है या प्रांग न्याय है। लिख लीजिए रेह जुडिकेटा, हो सकता है पूछ ले कि रेह जुडिकेटा का सिद्धांत कहाँ दिया गया है, तो आपका 36 में दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। या दूसरा आपका विश्व वैक्सरी से प्रोटेक्शन पूछ सकता है, लिख लीजिए बैरक पर। डबल जीओ पारडी से प्रोटेक्शन, दोहरे कारावास या दोहरे दंड या दोहरे जोखिम या दोहरे संकट। इंग्लिश वर्जन दो याद रखना है। तो विश्व वैक्सरी या प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओ पारडी। अब इतना कोरिलेशन बहुत ज़्यादा चल जाएगा, बस बैरक बताया जाए। अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस एक्ट के तहत अपराध किया है और वह कार्य पुलिस एक्ट के तहत ही दंडनीय नहीं है बल्कि अन्य कानूनों के तहत भी दंडनीय है, तो जितने कानूनों के तहत दंडनीय है सभी कानूनों के तहत इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि नहीं, लगाया जा सकता है। दंड भी दिया जाएगा, लेकिन किस कानून के तहत, जिसमें दंड की मात्रा अधिक हो। लेकिन एक ही अपराध के लिए उसे एक से अधिक बार दंडित किया जाएगा कि नहीं, नहीं। तो विक्स वैक्सरी या प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी आप धारा 36 का प्रोविजो देखिए, परंतु कि ये बता देता है कि परंतु कोई व्यक्ति उसी अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। इसी को रेह जुडिकेटा कहते हैं कि एक बार जब निर्णय हो चुका, तो यानी कि एक बार जब वो सज़ा पा चुका तो दोबारा उसी अपराध के लिए सज़ा नहीं पा। इसको एविडेंस में पढ़िएगा तो धारा 40 पढ़िएगा। इसके बाद सीआरपीसी में 300 का क्लास 1 पढ़िएगा। संविधान में अनुच्छेद 20 का क्लास 2 पढ़ना है। कम से कम इतना तो जरूर पढ़िए। वैसे आपका ये एविडेंस सीआरपीसी पुलिस एक्ट अभी कम से कम पढ़िए। फिर हम बता रहे हैं ये सिद्धांत आपका पुलिस एक्ट की धारा 36 में है, एविडेंस की धारा 40 में है, और सीआरपीसी 300 का कौन सा क्लास 1। अब आइए साथी देखा जाए मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित शास्तियों और जुर्माने की वसूली। तो आईपीसी के तहत जिस प्रकार प्रावधान है वह लागू होंगे, लेकिन एक अपवाद है। तो फिर एक बार बताइए तो आपका जुर्माने सुबह भी बताया गया कि धारा 70 पहले कवर करिए आईपीसी। जुर्माने की वसूली सामान्यतः कितने सालों के अंदर, 6 साल। अगर किसी अपराध के लिए जुर्माना और कारावास दोनों का दंड था, जुर्माना लगाया गया, अपराधी जुर्माना नहीं दिया, तो आईपीसी की धारा 65 सुबह बताई गई थी कि ऐसी दशा में का अब अतिरिक्त कारावास कितना हो सकता है, 1/4 से अधिक नहीं। कितना से अधिक नहीं। और केवल जुर्माना का दंड था लगाया गया, नहीं दिया, तो सादा कारावास पहला नियम। और मापमान हमने बताया था 50 या कम का जुर्माना था तो 2 माह, 50 से अधिक किंतु 100 का था तो 4 माह, और 100 से अधिक था तो आपका 6 माह। ऐसी कंडीशन में अब फिर आइए, लेकिन ये नियम पुलिस अधिनियम की धारा 34 पर लागू नहीं होगा। एक ही अपवाद है, वही पूछा सकता है कौन सी। तो बताइए 34 में आपका कितना दंड था।
8 दिन तक का कारावास या कितना 50 रुपये तक का जुर्माना। अब आइए, अगर धारा 34 के तहत 50-40 रुपया ही जुर्माना लगा, नहीं दिया, तो नियम के अनुसार 8 का 1/4 होना चाहिए। लेकिन आपका अपवाद है, पूरा 8 दिन जाएगा जेल, 2 दिन नहीं। एक अपवाद है, यहाँ आपका जो कारावास की सजा होगी वह कम नहीं होगी। अगर जुर्माना धारा 34 के तहत नहीं दिया तो पूरा कितना दिया जा सकता है सजा? 8 दिन। 1/4 इस धारा में न निकालिएगा, ये धारा एक्सेप्शन है, नियम नहीं है। नियम तो ये कहता है धारा 65 में कि 1/4 आईपीसी, लेकिन धारा 34 क्या है ये हम नहीं बता रहे हैं अब स्पष्ट रूप से, परंतु में 37 में लिखा गया है। परंतु प्रथम वर्णित संहिता की धारा 65 में यानी कि आईपीसी की धारा 65 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 34 के अधीन जुर्माने से दंडाधिष्ट कोई व्यक्ति ऐसा जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर कितने दिन के लिए अधिकतम कारावास की सजा पा सकता है? 1/4 नहीं बल्कि कितना? पूरा। तो पूरा कितना था? 8। और 1/4 का नियम अगर अप्लाई होता तो कितना हो जाता? 2। 2 न मार कर आइएगा, 34 में पूरी सजा मिलेगी, जुर्माना नहीं देते हैं 8 दिन। इसके बाद 38 से लेकर 41 तक रिपील हैं। आपका 42 देखा जाए, परिवार कार्यवाहियों के लिए परिसीमा काल। तो अगर किसी व्यक्ति पर, अगर आपका किसी पुलिस अधिकारी पर इस अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही की जाती है तो बस आपका एक लाइन जानना है कि कितने माह के अंदर आपको कार्यवाही प्रारंभ कर देनी है। 3 माह। और उसके पहले 1 माह पहले क्या देनी पड़ेगी? सूचना। 2 याद रखिएगा, कितने दिन के अंदर कार्यवाही प्रारंभ पर सीमा काल क्या है? 3 माह। और उसके पहले कार्यवाही करने के कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी? 1 माह। इसको जोड़ लीजिएगा सीआरपीसी की धारा 468 से परिसीमा काल। तो अगर सुबह भी बताया गया, फिर एक बार देखिए, अगर किसी अपराध में केवल जुर्माने का दंड है तो परिसीमा काल कितना? 6 माह। अगर 1 वर्ष से अनधिक का दंड था तो 1 साल, और 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक की सजा थी तो कितना परिसीमा? 3। पुलिस एक्ट के तहत परिसीमा काल कितना है? 3 माह। लेकिन 1 माह पहले क्या करनी पड़ेगी? सूचना। अगर कोई पुलिस वाला मिसकंडक्ट किया है और आप चाहते हैं कि हम उसके खिलाफ क्या करवा दें? कार्रवाई। ये नियम है। इसके बाद आपका 43, यह अभिवचन की कार्य वारंट के अधीन किया गया था। इसको कोरिलेट कर लीजिएगा आईपीसी की धारा 78 से। 78 से शुद्ध रूप से कोरिलेट होगी। पहले आईपीसी पढ़िए। तो आईपीसी की धारा आपका कह सकते हैं पहले 77 पढ़िए। अगर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश अपनी अधिकारिता के अंदर कार्य करता है तो वह दंड का भागी नहीं होगा। अधिकारिता के बाहर सद्भावना में गया तब दंड नहीं, और आपका दुर्भावना में गया तो दंड का क्या होगा? भागी। आईपीसी की धारा फिर 219 और 220 जोड़ना है। भ्रष्टता पूर्वक कार्य करना, पैसा लेकर क्या दे दिया है जज साहब ने? फैसला। इसके बाद आपका जो व्यक्ति न्यायालय के आदेशों का पालन करते हैं, यानी कि कार्यपालकीय कार्यों को आईपीसी की किस धारा में बचाव दिया गया है? 78 में। तो एक जल्लाद न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कैदी को फांसी पर लटका देता है तो कौन सी धारा के तहत बचाव का हकदार होगा? आईपीसी 77 की 78 में 78। एक पुलिस अधिकारी न्यायालय के गिरफ्तारी के वारंट के निष्पादन में एक को गिरफ्तार करता है तो क्या पुलिस अधिकारी की धारा में बचाव होगा? 78। समन का पालन करता है तो 78। फिर आपका कुर्की करता है आदेश के तहत न्यायालय के वारंट के तहत तो 78।
जेलर किसी को आपका जेल में रखता है न्यायालय के आदेश से तो 78। सब में किस धारा में बचाव होगा? तो अगर पुलिस वाले ने किसी को गिरफ्तार किया इत्यादि और उस पर उसके लिए मुकदमा कर दिया गया, तो क्या पुलिस वाला अपना डिफेंस इस आधार पर ले सकता है कि नहीं कि हमने जो कार्य किया वह न्यायालय द्वारा निकाले गए वारंट के निष्पादन में किया है, अतः हमने कोई गलत कार्य नहीं किया? जल्लाद भी बचाव ले सकता है कि न्यायालय ने क्या निकाला था, डेथ वारंट, और उसका हमने क्या किया, पालन। तो जो 78 में है आईपीसी, सेम वही नियम आपका किस धारा में यहाँ मिलेगा, 43। और कुछ नहीं पढ़ना है, किस धारा में, 43। अब 44 आ जाइए। पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे, ये जनरल डायरी है, रोजनामचा आम है, आपका जीडी है, आपका स्टेशन डायरी भी कहा जाता है, साधारण डायरी बताया गया था। और ये थाने की आंतरिक गतिविधियों को बताती हैं, जो थाने में पल पल की घटनाएं होती हैं उसका उल्लेख कहाँ किया जाता है, आपका जीडी में। किस धारा में है जीडी, 44। कौन मंगा सकता है और निरीक्षण कर सकता है, तो आप याद रखिएगा कौन मंगा सकता है, जिले का मजिस्ट्रेट। अंडरलाइन करिए, पूछा जाता है, सेकंड पैराग्राफ में है, पूछा जाता है, उसको अंडरलाइन करिए। इसके बाद धारा 45, राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी, छोड़ दीजिए। धारा 46 अधिनियम की परिधि, तो बताया गया है, फिर देखिए अब लास्ट चल रहा है, 1-2 मिनट और सही। ये संघीय कानून था, संघ ने इसे बनाया था और राज्यों पर धारा 46 के तहत छोड़ दिया गया कि राज्य चाहें तो अपने स्टेट में लागू करें या लागू न करें। राज्य चाहें तो बिना संशोधन के लागू करें या संशोधन सहित लागू करें। राज्य चाहें तो इस कानून को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए संगत नियम भी बना सकते हैं। तो आपका ये प्रावधान किस धारा में है, परिधि आपका 46। तो उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया गया है, 22 मार्च 1861 को ही लागू कर दिया गया। अब क्या संगत नियम राज्य सरकार ने बनाया कि नहीं, उत्तर प्रदेश बनाया। उस संगत नियम को क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861, जिसमें कितने भाग हैं, 4, कितनी अध्याय हैं, 37, कितने आपका पैरा है, 554। ये तो ये नियम है, किस धारा का सहारा लेकर राज्य सरकार ने बनाया, 46। और 47 बता ही दिया गया है कि जो प्राधिकार ग्राम चौकीदार पर किसका है, डीएम का, राज्य सरकार आदेश द्वारा वह प्राधिकार किसको सौंप सकती है, एसपी को। कौन सी धारा, 47। तो आधा घंटा में 35 मिनट में सभी धाराएं क्या हो गई आपका, यही स्पीड कहा जाता है। आपका 90% क्वेश्चन मिल जाएगा, बस ये है कि दिमाग अस्थिर करके क्या करना है, सुनना है। तो जब आपातकाल आता है तो ऐसे ही पढ़ा जाता है, कल से ऐसे ही एविडेंस चलेगा, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, नोट्स और बैरक लेकर बैठिए भाई। क्रॉस क्वेश्चन बीच में पूछने की इजाज़त नहीं है, फिलहाल 3 दिन कोई इजाज़त नहीं है, मैं बता दूं। आप क्रॉस क्वेश्चन जब 25 से चलेगा तब पूछिएगा, अभी नहीं। अभी जो बताया जाए उसी को रट्टा मारिए, याद करिए। एक बार घर पर आप जरूर रिवीजन कर लीजिए, जो बातें 2-3 छूटी हैं। तो कल क्लास चलेगा भाई, एविडेंस चलेगा, पुलिस एक्ट अब पैरा और एक्ट भी समाप्त हो गया, दोनों पीरियड में एविडेंस चलेगा। और हो सकता है शनिवार तक खींचना पड़े, क्योंकि एविडेंस भी काफ़ी अच्छे से अब पढ़ा ही दिया जाए, 3 दिन बहुत हैं। तो नोट्स और बेयरेक्ट लेकर आइए, मैं फिर बता दूं, उसी पर लिखते रहिए दृष्टांत और जो जो कवर करना है।